डॉक्टर साहब हमारे जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन आती हैं या जो इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से घर तबाह होते हैं, ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं, सर ऐसा ही है उसमें सारे मसले मसाइल। एक चीज़ है जो हम नॉर्मली डिस्कशन में आती नहीं है। हार्ट अटैक डिस्कशन में आ जाता है, बीपी आ जाता है और हाइपरटेंशन सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन एक चीज़ ना वो डिस्कशन में बहुत कम आती है और मैं कई दिनों से मैं इस पे सोच भी रहा था। हमारे पास ना जो सीज़न 25 में भी मुझे कुछ केसेस नज़र आए हैं बिल्कुल कि ऐसे ही उसमें है। है, वो है स्ट्रोक। सर स्ट्रोक जो है ना ये बेसिकली बहुत इग्नोर मोड पे डला बहुत हुआ है। इग्नोर है, बहुत इग्नोर क्योंकि मोड में है। इसकी रीज़न ये है कि जो जिनको भी स्ट्रोक की पहली बात बताता चलो, स्ट्रोक और दिल का अटैक एक जैसे ही होते हैं। ओके, जो स्ट्रोक की दो किस्में होती हैं। स्ट्रोक को उर्दू में फालिज। फालिज का अटैक भी अच्छा, कहते हैं। फालिज का। इसकी अब दो किस्में होती हैं। एक होता है कि जिसमें खून की शरेयान फट जाती है, जिसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ओके, लाइक ये तो एक टोटली मुख्तलिफ चीज़ है जिसमें शरेयान ही फट गई है। वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है और बहुत सारे रीजन हैं। लेकिन जो आज हम डिस्कस करेंगे ना सर, वो है इस्कीमिक स्ट्रोक। यानी जिसमें ये क्या होता है इस्कीमिक? इसमें ये है कि आपकी जो खून की शरेयान है ना, जो दिल से हमारी नॉर्मली शरेयानें जा रही होती हैं दिमाग की तरफ, उनमें खून में का क्लॉट या लोथड़ा जम जाता है, जिसकी वजह से फिर फालिज का अटैक होता है। और फालिज का अटैक किसी को एक दफ़ा हो जाए, अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो उसका या उस टाइम पे, तो ज़िंदगी भर के लिए वो बंदा बेकार है, उसका कोई काम नहीं। उसका कोई ना कोई पार्ट पैरालाइज हो जाएगा। पैरालाइज हो जाएगा। और इसमें भी फालिज में भी जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स तो मेन वही हैं। लाइक किसी को शुगर है, अगर वो प्रॉपर कंट्रोल में नहीं है, वो रिस्क बढ़ा देगी फालिज होने का। किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, अगर वो प्रॉपर कंट्रोल नहीं है तो उससे बढ़ जाएगा। इसके अलावा स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इसका, स्ट्रोक का। और इसके अलावा किसी के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले जितने पैटर्न्स हैं, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या किसी को और मोटापा है, तो ये सारे फालिज पर आ बुनियादी सकते तौर हैं। पे जो शरियानें हैं, खून की नालियां, ये तंग हो गई, सुकड़ गई ना सर, सिकुड़ गई, उसमें क्लॉट लोथड़ा आ गया। क्लॉट्स हो गए, नॉर्मली कैल्सिफिकेशन हो हाँ, गई। नॉर्मली हमारी जो खून की शरेयानें हैं उनमें ब्लड गुजर रहा होता है। ओके, उसका फ्लो एक स्मूथ पैटर्न में चल रहा होता है। ठीक है। जब वहाँ पे प्रेशर आ जाएगा, एक फ्लो बिल्कुल रुक जाएगा, हम्म, तो आपके दिमाग को खून की सप्लाई इवन 1 सेकंड के लिए भी रुकेगी, ओहो, और दिमाग की जिस हिस्से की रुकेगी उस हिस्से का आपको फालिज हो जाएगा। इवन 1 सेकेंड? इवन 1 सेकंड के लिए। उसमें ये होता है कि हमारे दिमाग में मुख्तलिफ हिस्से हैं, ब्रेन के दिमाग के, जो उन्होंने मुख्तलिफ हिस्सों को कंट्रोल करना है। अब दिमाग का एक हिस्सा होगा जो सपोज मिसाल के तौर पे कंट्रोल टावर है ना। कंट्रोल टावर है, हाँ, जो आपके बोलने की हिस्स को कंट्रोल कर रहा है, हाँ, बोलने के लेवल्स को कंट्रोल कर हाँ, रहा है, एक सुनने की है, कोई आपके बाजुओं को कंट्रोल ठीक है, कर मैं रहा है, समझ कोई गया। टांगों को हाँ, कंट्रोल कर रहा है। अगर उसके किसी हिस्से में खून की सप्लाई कम हो जाती है, दिमाग के उस हिस्से हाँ, में जो कंट्रोल कर जहाँ ठीक है। ब्लड ने नॉर्मली फ्लो में जाना था, ओके, वहाँ इस लाइक खून की कम गई, वहाँ के टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, ओके, वहाँ के जो खुलिये हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर ये फालिज का अटैक होता है। अमूमन जो अलामात आती हैं, जो बहुत सारे लोग जिसको मिस इंटरप्रेट भी बाज़ दफ़ा कर जाते हैं, अगर आपका मुंह टेढ़ा हो रहा हो, अगर आंखें पूरी तरह खुल ना रही हो, लाइक आपकी आंख गिर रही है, या आपका बाजू गिर लाइक आपके बाजू कोई कमज़ोर हो रहा है, ओके, ठीक है। या टांग कमज़ोर हो रही है, तो उस टाइम आपको फालिज का सोचना चाहिए। अगर आपके बोलने में कोई लड़खड़ाहट हो रही है, सही तरीके से बोला नहीं जा रहा, या आपसे सही तरीके से चला नहीं जा रहा, लाइक आप कदम चलते हैं लेकिन एक तरफ आपका वज़न नहीं पड़ रहा, तो ठीक है। ये चीज़ें हैं जो कि फालिज को इंडिकेट करती हैं कि फालिज हो सकता है। ओके, और इसमें भी फिर किस्में ये हैं कि एक मिनी फालिज होता है जिसे हम टीआईए कहते हैं। ओके, बहुत सारे लोगों को नॉर्मली ये टीआईए होता है, लेकिन वो गौर नहीं करते। फालिज क्या हुआ उनको कि ये तो जैसे मैंने बताया ना कि खून का फ्लो कम हो गया, अगर थोड़े टाइम के लिए हो और फिर खून चलना शुरू हो जाए, तो ये टीआईए होता है, मिनी स्ट्रोक जिसे बोला जाता मिनी है। स्ट्रोक है। लाइक ये आपको विद इन 24 आवर आपको अलामात आई, और हो सकता है 10 मिनट के लिए आए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आए, लेकिन वो रिजॉल्व कर गई। अलामात जो भी आई, लाइक आपसे बोला नहीं जा रहा था, या आपका कोई जिस्म का हिस्सा रिकवरी कमजोर होगी हो गया, बस, हाँ, रिकवरी हो गई, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हुआ। लेकिन ये टीआईए जो है ये मिनी स्ट्रोक है। ओके, इसके बाद बहुत सारे पेशेंट इस चीज को बेसिकली ना अंडरस्टैंड नहीं करते। बुनियादी तौर पे ये ट्रेलर है। हाँ, ये बेसिकली ट्रेलर है बिल्कुल। हाँ, तो इसके फिल्म अभी आनी है। फिल्म आनी हाँ, बाकी है।
अगर एक दफ़ा मिनी स्ट्रोक हो गया तो 3 मंथ्स में आपको फुल फ्लैश स्ट्रोक होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 90% से ज़्यादा इम्कानात है कि आपको फुल फ्लैश स्ट्रोक हो सकता है। उस टाइम पे आपको ज़रूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवाएँ, उसमें अपने टेस्ट करवाएँ और अपने कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करवाएँ। डॉक्टर साहब, इसमें फालिज से बचने के लिए एक बंदा पहले से अगर प्रिपेयर हो तो कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? सर फालिज के लिए जैसे मैंने बताया ना रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइक एक बंदे को डायबिटीज़ है, अगर उसकी शुगर कंट्रोल में ही नहीं है तो उसको फालिज की बजाय डायबिटीज़ का सोचना चाहिए। एक तो डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी तो फालिज भी नहीं फालिज होगा। बेसिकल तो ये वेस्कुलर डिजीज होगी ना, वैस्कुलर डिजीज वेस्कुलर, ठीक है। जो भी चीज़ खून को लाइक क्लॉट करने में हेल्प कर बना सकती है, हेल्प इसमें फिर भी अगर कोई इसके बायोमार्कर्स हम देखें लैब में, इसका सर कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया जाए। इसमें ये कि फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल में से ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल चेक कर लिया ओके। जाए, वीएलडीएल चेक कर लिया जाए। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस को देखा जाए। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो बीपी को चेक करवाना चाहिए कि बीपी तो नहीं ज़्यादा रह रहा। कैल्सिफिकेशन जो अंदर होती है उसका इसको, सर वैसे नॉर्मली तो सीटी स्कैन्स वगैरह पे कैल्सिफिकेशन पता हाँ। चलती है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं ना, हर बंदा अफोर्ड करता है और ना ओके। उसकी इस तरह होता है कि उसको आप रूटीन में टेस्ट करवाएं अच्छा अनटिल अनलेस में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। डॉक्टर साहब, जो सीआरपी टेस्ट होता है, ये सर सोजिश का टेस्ट होता है। हाँ, ये बेसिकली नॉन स्पेसिफिक भी होता है समटाइम, लाइक आपको कोई फ्लू या गला खराब हुआ है तो उसकी वजह से भी बढ़ जाएगा, लेकिन ओके। ये सोजिश के बारे में बता सकता है सीआरपी टेस्ट। ईएसआर और सीआरपी दो सोजिश के टेस्ट होते हैं, लेकिन ये अगर किसी को गला खराब या बुखार वगैरह उसमें भी बढ़ जाता है, उसमें भी बढ़ जाता बेसिकली है। इन्फ्लेमेशन सोजिश का हाँ, टेस्ट है, बिल्कुल। समझे। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों को ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि आपको इन्फेक्शन की वजह से बढ़ा है या सोजिश की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से बढ़ा है। तो फालिज में सर जो सबसे पहले स्टेप पे करवाए जाते हैं, कुछ टेस्ट भी करवाने ज़रूरी होते हैं, जिसमें सिटी स्कैन फिर करवाया जाता है दिमाग के देखने के लिए। और अर्ली फालिज जो होता है नॉर्मली वो सिटी स्कैन में डिटेक्ट भी नहीं होता, ओके। उसके लिए फिर एमआरआई वगैरह करवाने की ज़रूरत ठीक है। होती है। और इसके अलावा फिर एकोकार्डियोग्राफी कराई जाती है कि दिल में से बाज़ दफ़ा कुछ खून के क्लॉट, दिल की धड़कन अगर बेतरतीब होती है कुछ लोगों में, जैसे पैल्पिटेशंस हो रही होती है लोगों में, या दिल की धड़कन, उसे एट्रियल फिब्रिलेशन बोला जाता है। दिल की अगर धड़कन बेतरतीब है तो उसकी वजह से भी क्लॉट्स बन जाते हैं दिल में। तो दिल की एको करवाई जाती है देखने के लिए कि खून का कोई लोथड़ा इधर से तो नहीं पड़ा, क्योंकि दिल ने सबसे ज्यादा पंप करना है ब्लड को और इसी से ब्रेन में भी जाना है और बाकी बॉडी में भी जाना है। अगर दिल में वो एकोकार्डियोग्राफी से क्लियर हो जाएगा। और एक अल्ट्रासाउंड इस एरिया का करवाया जाता है, नेक गर्दन के एरिया का, उसे डॉपलर अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। वो स्पेशली चैनल्स को खून की सब अगर बदकिस्मती से अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए, कितना रिकवरेबल है ये? सर सबसे पहले तो ये है ना कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। अच्छा। बाहर तो ये है कि ये केस कौन से डॉक्टर का बनता होता है? सर इसमें मैं गाइड करता हूँ। सर इसमें ये है ना कि सबसे पहले तो किसी को फालिज का अटैक हो, जैसे किसी को दिल का अटैक होता है ना, फालिज का अटैक भी उसी तरह है। ओके। अब जब किसी को दिल का अटैक होता है ना तो उसमें तो सबसे पहले खून जो क्लॉट को तोड़ने वाला टीका होता है वो लगाया जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है। सेम फालिज में भी होता है, लेकिन जैसे दिल में अटैक हो तो एक भाग चल पड़ती है ना। फालिज में लोग नॉर्मली उस तरह अर्ली नहीं जाते, हॉस्पिटल में नहीं जाते, पहले अपने टोटके शोटके मालिश वालिश, पता नहीं इधर लेटा था, इधर कोई अकड़ा हुआ आ गया, आज पता नहीं बोला नहीं जा रहा, गरम चीज खिला दो, कुछ सांडे का तेल लगा दो, मुख्तलिफ टोटके चलते हैं, सही है, फलां से दम करा लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है। तो अमूमन जो इसमें ना एक खून का लोथड़ा जो तोड़ने वाला टीका होता है, एक तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। ओके। कितनी होती है? अराउंड 1 लाख है इसकी प्राइस। अभी हुकूमत ने कुछ हॉस्पिटल्स को, यानी क्लॉट को डिसॉल्व करने वाला टीका, ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने वाला टीका 1 लाख का, अराउंड 1 लाख मैं एग्जैक्ट माफी मांग लो अल्लाह ताला से और शुगर कंट्रोल कर लो। ये की जा रहा है, ये जब मैं डॉक्टरों के पास बैठा हूँ ना तो मेरा त्राण निकल जाता है। अच्छा, तो सर उसमें ये है कि ये टीका ना हर जगह अवेलेबल भी नहीं है, हर हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी होता भी नहीं है, ये फैसिलिटी भी नहीं है ना। ये बेसिकली हर हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं अवेलेबल। और इससे पहले कुछ पैरामीटर्स भी देखे जाते हैं, जैसे खून तोड़ने वाला टीका लगना है ना, उसने खून को डिसॉल्व कर सकता है, ब्लीडिंग भी कर सकता है। ओके। वो आपके खून की शरियानों को लाइक उसमें जो खून है वो ब्लीड भी कर सकता है, इसलिए उसके रिस्क फैक्टर्स में ये भी शामिल होता है। और ये जिस भी मरीज को लगाना होता है उससे पहले बताया जाता है। अगर वो टीका बर वक्त विद इन 6 आवर्स लग जाए फिर तो समझे फालिज का अटैक समझे ऐसे जैसे ना हुआ था। अच्छा, रिकवर मुकम्मल हो, फुली रिकवर अच्छा, मोस्टली लोगों में हो जाता है। ओके। लेकिन इसकी ये है कि एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, दूसरे इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। लाइक ये लगेगा, ये ब्लैक मार्केट में नॉर्मली आता है टीका, अच्छा। आम मार्केट में आ भी नहीं रहा होता, तो इसकी प्राइस ज़्यादा है। ब्लैक में आ रहा है तो फिर तो ये जाली भी होगा हो सकता है सर। दूसरा ये कि अवेलेबिलिटी
और एक्सपर्टीज नहीं है अभी भी हम्म। उतनी जितनी अच्छा। होनी चाहिए। कुछ सेंटर्स हैं स्पेशल। कौन से डॉक्टर का केस होता है फालिज? ये अगर फालिज हो ना तो अक्यूट केस है, वो तो इमरजेंसी केस अच्छा, है। इमरजेंसी में। इमरजेंसी में नॉर्मली मेडिसिन का डॉक्टर डील करता है या न्यूरो फिजिशियन डील करता है। ओके। उस टाइम पे वो डिसाइड किया जाता है, अगर तो 6 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल में पहुंच गए फिर तो ये इंजेक्शन बहुत सारे सेंटर्स पे लग रहा है, लग रहा है। एडवांस और अच्छे ठीक सेंटर्स हैं। ठीक है। लेकिन सम टाइम अवेलेबिलिटी ना होना, शऊर ना होना, और ये टीका उस जगह पे नहीं है, तो फिर फालिज 6 महीने भी ले सकता है, साल भी ले सकता है। इससे पहले ब्लड प्रेशर भी होगा फिर बंदे को? कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला भी होगा, कुछ को डायबिटीज़ होगी, कुछ के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े होंगे, कुछ का मोटापा सा सादा होगा। तो बुनियादी तौर पे ये 5-6 जो कल्प्रेट्स आपने अभी गिनवाए हैं, और ये डायबिटीज की ही खानदान से है ना? इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली। इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, जिसमें ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें आपका ट्राइग्लिसराइड हो गए, बिल्कुल ऐसे ही। ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो गए, और एचडीएल कम हो गया, कम होगा। एचडीएल कम हो गया। ठीक है। फिर इसके अलावा मोटापा हो गया, स्मोकिंग होगी, स्मोकिंग होगी, अल्कोहल इनटेक होगी। अल्कोहल, शराब नोशी। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। और ये सारी चीज़ें फिर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल अगर आपका पुअर है, वॉक स्ट्रेस भी तो हो सकती है ना, उस पर भी बात करते हैं। स्ट्रेस एंजाइटी भी ये सारी चीज़ें बढ़ाने का अमल करती है ना। बेसिकली Okay. तो सारे मिला के एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब सर जब किसी भी पेशेंट को एक दफ़ा फालिज हो गया तो वो सर फिर उसका काम काज, अपनी घरेलू लाइफ सब बेकार है, हर चीज़ फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। कंप्रोमाइज़ होगी सर। हाँ, उसमें रिकवरी समटाइम कुछ लोगों को 100% होती भी नहीं है, वो फिर भी लाइक सपोर्ट पार्शियली वो रहते हैं, फिर पैरालाइज रहते हैं, चलना फिरना मुश्किल है। अगर हम्म। किसी का बोलने की एज खत्म होगी तो बोला नहीं प्रॉपर बिल्कुल। जाएगा, अगर आंखों पे असर आ गया तो प्रॉपर नजर नहीं आएगा। अच्छा, खुदा ना खास्ता वो पैरालिसिस आपका नीचे वाले पार्ट में हो जाए, फिर तो चलना फिरना भी बंदे का गया। सर इसमें नॉर्मली एक साइड पूरी वीक होती अच्छा, है। एक साइड पूरी वीक हो हाँ, जाती है। लाइक बाजू अगर राइट साइड को हुआ है तो टांग भी अच्छा। उसी साइड की होगी, ओके, और ओके। लेफ्ट साइड को तो पूरा एक साइड का फालिज का अटैक होगा, तो उसमें फिर दोस्तों, शुगर कंट्रोल करें, नहीं तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा है, फालिज का अटैक या स्ट्रोक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये खुदा ना खास्ता किसी को हो जाए तो यूँ समझ लें कि बंदा गरीब होकर भी मरता है और जलील होकर भी मरता है, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही है। इसमें कोई और ऑप्शन होती नहीं है। पूरी कोई फैमिली option- कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ना, पूरी बिल्कुल। फैमिली की सर लाइफ एक जो है, बंदा अगर एक फैमिली में कमाने वाला है और वही बेड पे आ गया है, वही बेड पे आ गया, तो- उसको सर वॉशरूम और लाना ले जाना। सबसे ज्यादा इन लोगों में सर डिप्रेशन बहुत ज्यादा डिप्रेशन, ज़्यादा डिप्रेशन तो बनता है ना कि एक बंदा चलता फिरता घर बैठ गया। एक फोबिया बहुत ज्यादा है कि हाँ। एक दफा आपका बाजू काम करना छोड़ तो गया है। अल्लाह ताला माफ करे जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।